स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे समग्र मांग एवं उसके घटक का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से न्यूमेरिकल बनती है। क्या सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, और उपभोग प्रवृत्ति के अंदर जो दो चीज आती हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, वो क्या होता है। साथ ही डिस्कस करेंगे आज कि बचत प्रवृत्ति क्या होती है, जिसके अंदर हम औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति को कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे इसका एक न्यूमेरिकल करके कि अगर पेपर में हमारे को ये निकालने को आ जाए एपीसी, एमपीसी या एपीएस, एमपीएस, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं उपभोग प्रवृत्ति से। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आपको करना क्या है। ये टॉपिक चालू होने से पहले आपको पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना है। साथ ही इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है टेस्ट में आ सकते हैं, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो आज मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी ये दी है, फटाफट जाओ और आज ही मैं वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके डाल दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करने हैं इसके न्यूमेरिकल। तो चलो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। आगे जाने से पहले तीन चीज समझ लो। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है आय मतलब इनकम, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई से, और एक होता है उपभोग को डिनोट किया जाता है सी से, और एक होता है बचत जिसको डिनोट किया जाता है एस से। आय को वाई से डिनोट किया जाता है क्योंकि जो वैसे तो इनकम का सिंबल आई होना चाहिए, लेकिन इनकम का आई का सिंबल जो है वो इन्वेस्टमेंट के पास है, तो इसलिए हम उसको यील्ड, इनकम का एक और नाम होता है यील्ड, इसलिए उसे वाई से डिनोट कर देते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। चलिए, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू होता है c प्लस एस। जितना भी हम पैसे कमाते हैं, मान लीजिए मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं, तो उसमें से मैं अगर 800 रुपए खर्च कर दे रहा हूं तो बचा कितने लूंगा, 200 रुपए बचा लूंगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि I इज इक्वल टू होता है उपभोग प्लस बचत। ठीक है, अब उसी के बेस पर सबसे पहले हम समझेंगे क्या, उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति। आप सभी को याद होगा लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्या, उपभोग फलन और बचत फलन। उपभोग फलन मैंने बताया था आय तथा उपभोग के बीच पाए जाने फलनात्मक संबंध को क्या बोलते हैं, उपभोग फलन। उसी से ये चीज निकली है जहां पर आय और उपभोग के संबंध को दिखाया गया है। वहीं पर हमने पढ़ा था क्या, एक बचत फलन। तो बचत फलन में जहां पर बचत और आय के बीच संबंध दर्शाया जाता है, तो उसी से ये चीज निकली है जहां पर हम पढ़ेंगे बचत प्रवृत्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, उपभोग प्रवृत्ति की। देखो उपभोग प्रवृत्ति में आप दो चीज पढ़ेंगे, एक क्या, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति की डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति आय तथा उपभोग का अनुपात होता है, या फिर आप ये कह सकते हो उपभोग तथा आय के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या बोलते हैं हम, औसत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखना, इसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसीलिए इसको एपीसी भी कहा जाता है। तो एपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, उपभोग डिवाइड बाय आय। जैसा मैंने बताया, उपभोग को सी लिखते हैं और आय को वाई लिखते हैं। तो अगर कभी भी आपको एपीसी निकालने को आए तो आप क्या करेंगे, सी बाय वाई कर देंगे। ऐसे यहां पर दिया हुआ है, हमें निकालना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जब भी वर्ड आए सीमांत का मतलब जनरली किसके लिए यूज होता है, परिवर्तन के लिए यूज होता है कि कितना अंतर आया है। तो मान लीजिए पहले मैं उपभोग कर रहा था 200, अब मैं कर रहा हूं कितना, मान लीजिए 500, तो मेरा उपभोग बदलकर कितना हो गया, 300 बदल गया है। ध्यान रखना, 300 बदल गया है, बढ़ गया है। तो जितना बदलाव आता उसे सीमांत बोलते हैं। तो हम यही निकालेंगे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो ये बताती है कि आय में कितने परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए याद रखिएगा, अगर आपको मान लीजिए डेल्टा वाई निकालना है तो नए वाई में से पुराने वाई को लेस कर देना। ऐसे ही अगर डेल्टा सी निकालना है, ये ट्राइंगल का जो साइन है इसे डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर डेल्टा सी निकालना है तो C1 माइनस सी कर दीजिएगा, याद रहेगा। इसी के साथ अगर मैं, ये तो हमारे यहां पर क्या हो गए, एपीसी हो गया और एमपीसी हो गया। अभी इसको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले दोनों को, इसको भी समझ लेते हैं और बचत प्रवृत्ति को भी समझ लेते हैं। ऐसे ही बचत प्रवृत्ति होती है, वो किसके बीच संबंध को दिखाती है, एस एंड वाई के। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एक औसत बचत प्रवृत्ति और एक पढ़ते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। देखो औसत बचत प्रवृत्ति जो होता है वो बचत तथा आय का अनुपात होता है, इसीलिए से यहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोलेंगे। तो यहां पर बचत ऊपर आ जाएगी और आय क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है,
ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करूं तो सीमांत, अब मैंने बताया सीमांत तो परिवर्तन होता है, तो आय में परिवर्तन से कितना बचत में परिवर्तन आ रहा है, क्या कह रहा हूं, आय में परिवर्तन से कितना बचत में परिवर्तन आ रहा है, उसे बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला एमपीएस इज इक्वल टू बचत में परिवर्तन डिवाइड बाय आय में परिवर्तन। बचत में परिवर्तन को डेल्टा एस बोला जाता है, आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई बोला जाता है। हो गया। अब एक चीज यहां पर ही बता दूं, जैसा मैंने ये बताया यहां पर डेल्टा वाई निकालने का तो फॉर्मूला वही है, क्या, y1 माइनस वाई, लेकिन डेल्टा s निकालने का फॉर्मूला s1 माइनस s। इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले बता दूं, इनके बेस पर आप अपनी डेफिनेशन तो बना सकते हैं किसी की भी। एग्जांपल के लिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सीमांत भोग प्रवृत्ति की, तो बना दो। सीमांत भोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात होता है, क्योंकि डिवाइड में है। औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग तथा आय के बीच का अनुपात होता है, ठीक है। इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकली करने के लिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि y कितना है, 0, 10, 20, 30 और c कितना है, 6, 10, 15, 25। अब सबसे पहले इन सबको निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, s। याद रखना y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो अगर s निकालना है तो क्या होगा, y माइनस सी होगा। तो यहां पर 0 में से 6 गया तो माइनस का 6, 10 में से 10 गया 0, 20 में से 15 गया 5, 30 में से 25 गया तो कितना आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। ये हमारा आ चुका है क्या बेटा, s। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे यहां पर क्या निकालना है, एपीसी निकालना है, एपीसी, तो फॉर्मूले पे फोकस करना और किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। एपीसी फॉर्मूला एपीसी का क्या है, c बाय वाई। तो पहला c क्या है, 6 डिवाइड बाय 0, आप इसे डैश डाल दीजिए, कुछ नहीं निकलेगा। दूसरा है 10 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 15 डिवाइड बाय 20, 15 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। तो ये 4, 3 पंजे 15, 5 3 15, 3 तो 0.75 आएगा ये। और ये 25 डिवाइड बाय 30 होगा, 25 डिवाइड बाय 30, 6 55 25, 0 पॉइंट कितना आएगा, ये 5 हो गया, 6 48, 0.25 देख लेते एक बार, 25 डिवाइड बाय 30, 55 25, 5 6 30, नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगा देंगे, 6 48 तो 0.8, कुछ इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो उसको एक डिजिट तक और निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर आपने दो चीज़ निकाल ली, क्या, एपीसी और एस। अब आपको मैं बतलाऊं कि आपको क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी कैसे निकालना है आपको सबसे पहले डेल्टा वाई निकालना है। कैसे निकलेगा, मैंने बताया था नए वाई में से पुराने को लेस कर दो। तो ध्यान से देखना, पहला तो डैश डाल दो, 10 में से 0 गए, क्यों, क्योंकि पहले इनकम 0 थी, बाद में 10 हो गई, तो 10 में से 0 गई, कितना बचेगा जी, 10 बचेगा। फिर 10 में से 20 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर 30 में से 20 गए तो 10 ही बचेगा। ये आ गया डेल्टा वाई। ऐसे ही निकाल लो क्या, डेल्टा सी। ध्यान रखना इसमें भी ऐसे लेस होगा, तो ये तो किससे लेस नहीं हो सकता, डैश। 10 में से 6 गए 4, 15 में से 10 गए 5, 25 में से 15 गए 10। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मैं एमपीसी निकालेंगे। अब एमपीसी निकालने जा रहा हूं। तो एमपीसी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो पहला तो डैश, 4 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, 0.4, 5 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, 0.5, और 10 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, 1। देखो मैंने आपको क्या निकाल के दे दिया, एपीसी निकाल के दे दिया, एमपीसी निकाल के दे दिया। अब इसी बेस पे देखो तुम्हारे पास क्या है, एस है और वाई है। क्या तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर, कमेंट में सारी वैल्यू लिख दो, किस चीज की, एपीएस की वैल्यू बता दो कितनी आएंगी, 1 2 3 4, और एमपीएस की कितनी आएगी। ध्यान रखना, एमपीएस निकालने के लिए आपको पहले डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं,
आपको हिंट देता हूं, आप याद रखिएगा, ये काम आएगा आपके। एक चीज होती है रिलेशन, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मान लेते हैं मेरा APS कितना है यहाँ पर, सॉरी APC 0.75 है मान लेते हैं, तो ये APS निकालना है अगर मुझे, तो 1 APS इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25। तो आप एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक रिलेशन ये होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला। और एक और होता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, इसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, खासकर जो मैंने क्वेश्चन करवाया है इसी को मुझे सॉल्व करके देना है। उसके बाद मैं, अगर आपकी डिमांड होगी तो एक सेशन केवल इसके न्यूमेरिकल पे लेकर आऊंगा कि इसमें कितने टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो वो मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे। अगर कमेंट में लोगों की डिमांड आती है तो इसका पार्ट 4 बनेगा, अदरवाइज हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे। तो बच्चा लोग आज वाले पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।